बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आजकल हम डिसीजन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इफ़ एल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और हमने एक प्रोग्राम किया था कि एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इफ़ इट इज़ a negative number or positive number. Similarly, we have done another program that accepts a number from user, and the computer decides whether the number is even or odd. Similarly, today we are going to write another program using decision structure, that is you need to enter marks of a student and decide whether he is passed or failed. Is it clear? So first of all, you need to declare a variable, that is for example int m. We use m for marks. Okay, then मैसेज देंगे हम printf enter marks between 0 and 100। ठीक हो गया बेटा? और हम नेक्स्ट जो है, अब ये नंबर स्कैन करने हैं तो हम कर रहे हैं स्कैन एफ। इंटीजर है तो उसके लिए हम परसेंटेज टी और कॉमा के साथ इम्परसेंट एम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इम्परसेंट एम। और अब यहाँ तक तो मार्क्स स्कैन हो गए। यहाँ तक प्रोग्राम क्या है, आपने यूज़र को मैसेज दिया कि मार्क्स एंटर करो 0 और 100 के दरमियान, और उसके बाद आपने मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए और एम में स्टोर हो गया। अब जनाब आपने क्या करना है, अब आपने डिसीजन स्ट्रक्चर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ़ एम इज़ greater than 32, 33% पे हमने पास रखा है। प्रिंट एफ नई लाइन पे प्रिंट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नई लाइन के लिए \n पास्ट। ठीक है, रिजल्ट में पास्ट कर देंगे। और एल्स फेल्ड। ठीक है बेटा, यह आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अगर इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं कि इसकी सारी स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपने इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल्स आपने इन की हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये किस लिए यूज़ हो रही हैं, ये दो फाइल्स, ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए यूज़ हो रही हैं। उसके बाद आपने जो है वो एक वेरिएबल m डिक्लेयर किया और मैसेज दिया कि आप मार्क्स एंटर करो 0 और 100 के दरमियान। फिर m स्कैन हो गया। यहाँ पर आपने जो है इस जगह पर आपने कंडीशन लगाई। यही चीज़ समझने की, अगर मार्क्स 32 से ग्रेटर हैं तो पास कर दो। अब ये लॉजिक भी दो तरह से हो सकती थी। ठीक है, एक तो ये हो गई, आप यूँ भी कर सकते थे कि इफ़
m इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 33, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। m इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 33, इस तरह भी कर सकते थे। तो बेटा अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। फर्ज करें फर्स्ट टाइम स्टूडेंट ने 99 एंटर किया, ठीक है, स्टूडेंट ने 99 एंटर किया, तो हमारे पास पास्ट का आ गया। फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। सेकंड टाइम स्टूडेंट ने जो है वो 31 एंटर किया, तो ये फेल्ड में आना चाहिए, देखें फेल्ड आ गया रिजल्ट, ठीक है जी। इस तरह से बेटा आपका ये एक प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने कल तक करनी है। मैं कल वो प्रोग्राम भी करवाऊँगा कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 numbers and prints the maximum number, ओके। इसमें क्या है, यूजर हैज टू एंटर 3 different numbers, सेम नंबर्स नहीं एंटर करेगा, 3 different numbers एंटर करेगा, और उसमें से जो नंबर मैक्सिमम होगा यानी सबसे बड़ा होगा उसको शो करेगा कि ये मैक्सिमम नंबर है। ठीक हो क्या बेटा? इसकी लॉजिक क्या है, पहले आप 2 नंबर्स को कंपेयर करा लीजिए, उनमें से जो बड़ा है उसको तीसरे से कंपेयर करा लीजिए, और जो बड़ा होगा वो फाइनली आप प्रिंट करा देंगे। ये मैंने आपको एक लॉजिक बहुत आसान सी दे दी। उसके बाद एक और प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 numbers एंड प्रिंट्स इफ दे आर इक्वल और अनइक्वल। ठीक है बेटा, आपने 2 नंबर एट द सेम टाइम एंटर करवाने हैं और आपने बताना है कि ये नंबर इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जो सिंबल यूज करेंगे उसकी भी लॉजिक दे दीजिए। ये दोनों प्रोग्राम्स इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। ये डबल इज इक्वल टू का साइन जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होगा। अगर आपकी इफ स्टेटमेंट है तो उसमें इफ स्टेटमेंट में ये यूज होगा कि इफ 2 नंबर्स हैं, अगर a है और b है, a इज इक्वल टू b, तो आप क्या करो, प्रिंट एफ नंबर्स आर इक्वल एल्स नंबर्स आर अनइक्वल। ये मैंने इसकी सारी लॉजिक आपको दे दी, तो ये आपने खुद से प्रोग्राम जो है ये मेरा बेटा ये आपने करने हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और ये प्रोग्राम्स के नोट्स बनाते चली जाइए। और आप डेफिनेशंस देख चुके हैं, इफ़ की क्या डेफिनेशन है, इफ़ एल्स की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, इफ़ में क्या है कि इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ़ आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी तो देयर विल बी करली ब्रैकेट्स यूज, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट होगी तो देयर इज नो नीड ऑफ अ ब्लॉक। इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ एल्स क्या है, इफ में क्या है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे स्टेटमेंट्स, वरना वो वाला पार्ट स्किप हो जाता है। ठीक है, इफ के बाद वाला पार्ट स्किप हो जाता है। अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना स्किप यानी उसको छोड़ के अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। और इफ एल्स में क्या है, व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट आफ्टर एल्स आर एग्जीक्यूट। अगर ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट तो इफ के बाद वाली कंडीशन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये इफ एल्स की है। और इफ में क्या था, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, वरना वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी यानी उनको छोड़ दिया जाएगा। क्लियर होगी बेटा? ठीक है जी, ये भी आपने जो है ये काम करना है, और इन दिनों में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा आपके एंड से हमें एफर्ट चाहिए। अगर आप अभी से एफर्ट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स हम क्लास में, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दीज लेक्चर्स इन क्लास अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपने यहीं से इनको प्रिपेयर करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछने हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।